नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं एक बार फिर से आप सभी का राजपूत ट्यूटोरियल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म रैला पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की 3 से 9 जुलाई तक की समसामयिकी। बुमराह ने लारा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। पारुल ने 3000 मीटर में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट मथुरा में। इस बार गांव पर पड़ी बेरोजगारी की मार, शहरी में स्थिति में हुआ सुधार। टी राजा कुमार को वित्त कार्यवाही कार्यबल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कर्नाटका की सिन्नी शेट्टी बनी मिस इंडिया वर्ल्ड 2022। इसरो ने सिंगापुर के 3 सैटेलाइट को किया लॉन्च। भारत की बड़ी कामयाबी, डीआरडीओ ने तैयार किया मानव रहित लड़ाकू विमान। उड़ीसा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में किया शीर्ष स्थान। 2035 में भारत की शहरी जनसंख्या हो जाएगी 67.5 करोड़। चलिए दोस्तों लेते हैं आज के जोश का टॉनिक। देखिए दोस्तों, जीवन में एक बात याद रखना कि बस आपको अपने आप से नहीं हारना है। फिर इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। स्पेशली जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, ये हफ्ते 2 हफ्ते का गेम नहीं है। इसके लिए आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है। तो उस रेस में कई दफा ऐसा होगा, कई मौके ऐसे आएंगे जब आपको हताशा महसूस होगी, कभी आपको क्विट करने की इच्छा होगी। लेकिन वही वो समय है जब आपको अपने साथ बैठना है, अपने आप को समय देना है और अपने आप को समझाना है और कॉन्फिडेंस में लाना है अपने आप को कि हम लास्ट तक लड़ेंगे। हम इस मैदान को जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम इस मैदान को फतेह ना कर ले। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो अपना पहला प्रश्न क्या बोलता है, टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में 29 रन बनाकर किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? देखिए दोस्तों, भारत के जसप्रीत बुमराह ने ये रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने एक ओवर की 6 बॉल में 29 रन बना के ये रिकॉर्ड बनाया है। इसी के साथ ही इनके इस एक ओवर में 35 रन बनाया गया था। अगर बोलेगा किस बॉलर के अगेंस्ट में बनाया है, तो देखिए दोस्तों, इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड के अगेंस्ट इन्होंने बनाया है। ठीक है, अगर बोलता है ये जो रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में इसके पहले किसके नाम था, तो देखिए दोस्तों, ये जो रिकॉर्ड है ये वेस्ट इंडीज के ब्रेन लारा के नाम ये रिकॉर्ड था। अगर बोलता है वो किसके अगेंस्ट में बनाए थे, तो देखो दोस्तों, रॉबिन पीटरसन जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी थे, उनके खिलाफ वो एक ओवर में 28 रन बना के ये रिकॉर्ड बनाए थे। अगर बोलता है टेस्ट क्रिकेट में जैसे बुमराह के नाम है एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड, तो वैसे ही T20 क्रिकेट में किसके नाम है, तो देखिए दोस्तों, T20 क्रिकेट में भारत के ही जो युवराज सिंह है वो T20 2007 के वर्ल्ड कप में स्टुअर्ट ब्रॉड के ही खिलाफ एक ओवर में 36 रन बना के ये जो रिकॉर्ड है अपने नाम दर्ज किया था। ठीक है, एक चीज और देखो दोस्तों, अभी हाल ही में एक सीरीज कंप्लीट हुई है। किसके अगेंस्ट कंप्लीट हुई है, तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का एक टेस्ट सीरीज हाल ही में कंप्लीट हुआ है। जिस टेस्ट सीरीज में दोनों टीम ने 2-2 मैच को जीत के ये सीरीज को ड्रॉ में खत्म किया है। लेकिन इस टेस्ट जो सीरीज चली है उसमें एक टर्म निकल के आया है, क्रिकेटिंग टर्म। उस टर्म का नाम है बेंच बॉल। क्या है? उस टर्म का नाम है बेंच बॉल। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, ये बेंच बॉल जो टर्म है वो एक्चुअली में है क्या? ठीक है, देखो उसके पहले ये समझो कि जो इंग्लैंड की टीम है उसमें हाल ही में एक नया कोच नियुक्त किया है। ठीक है, वो कोच का नाम क्या है? वो कोच का नाम है ब्रेंडन मैकुलम। ठीक है, अगर बोलता है वो कहाँ के हैं, तो वो न्यूजीलैंड के प्लेयर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रेंडन मैकुलम जी है उन्होंने टेस्ट की परिभाषा को बदलने की कोशिश की है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जो टेस्ट क्रिकेट होता है वो 5 दिन का खेल होता है जिसमें धीरे धीरे रन बनाया जाता है। लेकिन ब्रेंडन मैकुलम जी की स्ट्रेटेजी ये है कि जो टेस्ट क्रिकेट है उसको रोमांचक बनाने के लिए उसको भी एक एग्रेसिव मैनर में खेलना है और तेजी से रन बनाने की कोशिश करनी है। इसी जो स्ट्रेटेजी है उसको क्या बोला गया है? बेंच बॉल बोला गया है। ठीक है, तो क्योंकि जो ब्रेंडन मैकुलम जी हैं उनका जो निक नेम उनको प्यार से बेंच बुलाया जाता था, इसीलिए इस स्ट्रेटेजी को उनके नाम से रख दिया गया है। ठीक है, एक चीज और देखो दोस्तों,
कि हाल ही में इंडिया में थर्ड नेशनल काइट बोर्डिंग का टूर्नामेंट कराया गया है। ठीक है, कहां कराया गया है बोलेगा तो इसको तमिलनाडु में कराया गया है। अब बोलोगे कि काइट बोर्डिंग होता क्या है, तो देखो दोस्तों, ये पानी में खेला जाने वाला, पानी में रेसिंग लगाने वाला एक गेम है। और यही एक काइट बोर्डिंग वो गेम है जिसको पहली बार समर ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है। ठीक है, तो कौन से समर ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है बोलेगा तो 2024 के समर ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है। इसीलिए इस प्रतियोगिता में ना सिर्फ खेल में भाग लेने के लिए बल्कि इस प्रतियोगिता में मेडल लाने के लिए जो एक तमिलनाडु के ही अर्जुन मोहता जी हैं, जो कि इस गेम के ट्रेनर हैं, वो शिद्दत से लगे हुए हैं कि हम इस गेम में ना ही केवल सिर्फ पार्टिसिपेट करें बल्कि इसमें मेडल भी जीत के लाया जा सके। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि टेस्ट क्रिकेट में किसके नाम ये रिकॉर्ड है एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का, तो जसप्रीत बुमराह के नाम में ये रिकॉर्ड है। टी20 में किसके नाम पे ये रिकॉर्ड है बोलेगा तो इस बात को रट लो दोस्तों, युवराज सिंह के नाम ये रिकॉर्ड है। इस बात को रट लो दोस्तों कि दोनों ही समय में बॉलर कौन था, तो इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड जी इसके बॉलर थे। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो बेंच बॉल है वो कौन से गेम का टर्म है, तो वो क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट का ये टर्म है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो 2024 ओलंपिक में नया गेम शामिल होने वाला है उसका नाम क्या है, तो काइट बोर्डिंग उसका नाम है। अगर बोलता है 2024 जो ओलंपिक है वो कहाँ होने वाला है, तो फ्रांस के पेरिस में ये होने वाला है। अगर बोलता है जो नेक्स्ट ओलंपिक है, जो 2028 ओलंपिक है, वो कहाँ होने वाला है, तो वो अमेरिका के लॉस एंजलिस में होने वाला है। ठीक है, चलो इसी के साथ देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, महिलाओं की 3000 मीटर दौड़ में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है, तो किसने तोड़ा है, पारुल चौधरी जी ने तोड़ा है। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में साउंड रनिंग मीट जो कि लॉस एंजलिस में कराया जा रहा है, उसमें हमारे देश की तरफ से पारुल चौधरी जी ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इस दौड़ में जो 3000 मीटर की जो महिलाओं की जो दौड़ हो रही है, उसमें इन्होंने ये 3000 मीटर को केवल 8 मिनट 57 सेकंड में इसको पूरा किया है। इसी के साथ ही वो इस टूर्नामेंट में थर्ड पोजीशन पर आई है। लेकिन एक खास बात ये रही है कि जो पारुल चौधरी जी हैं, वो वुमेन के 300 मीटर रेसिंग में भारत की तरफ से पहली महिला बन गई हैं, जो कि 9 से कम मिनट में 3000 मीटर को कवर की है। इसी के साथ ही ये क्या कर रही हैं, 9 मिनट से कम की है, इसीलिए ये वुमेन 3000 मीटर की रेसिंग में नेशनल रिकॉर्ड बनाने में सफलता प्राप्त की है। ठीक है, एक चीज और देखो दोस्तों, अभी क्या चल रहा है, तो अभी 1 से लेके 17 जुलाई तक वुमेन के हॉकी का वर्ल्ड कप प्रतियोगिता चल रहा है। ठीक है, अगर बोलेगा ये जो वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप का प्रतियोगिता चल रहा है वो कौन सी देश मेजबानी कर रही है, तो देखिए दोस्तों, होस्ट कंट्री कौन है, स्पेन के साथ साथ जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड भी इस गेम की मेजबानी कर रही है। अगर बोलेगा इस टूर्नामेंट में जो भारतीय टीम है उसका पहला मैच किसके साथ हुआ था, तो देखिए दोस्तों, जो भारतीय महिला टीम है उसका जो पहला मैच है हमारे चिर प्रतिद्वंदी इंग्लैंड के साथ कराया गया था। ठीक है, जिस मैच में दोनों ही टीमों ने एक एक गोल दाग के इस मैच को ड्रॉ में समाप्त किया है। ठीक है, अगर बोलता है कि जो इंडिया हॉकी टीम है वुमेन्स की, उसकी हमारी कप्तान कौन है, इंडिया की सविता पूनिया जी हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। अगर पूछता है कि जो महिला हॉकी टीम है वो जब हमारे देश का प्रतिनिधित्व की है तो वर्ल्ड कप में उनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कब रहा है, तो देखिए दोस्तों, 1974 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें जो महिला हमारी हॉकी टीम है उसने 4th पोजीशन लाया था, जो कि अब तक की महिला हॉकी की वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों,
हमारे देश की एक साइकिलिस्ट है, उनका नाम है सविता महतो जी। ठीक है, ये जो सविता महतो जी साइकिलिस्ट है, उन्होंने हाल ही में क्या किया है, तो उन्होंने हाल ही में उमलिंग जो पास है इसमें उन्होंने यात्रा की है। अगर बोलेगा उमलिंग पास कौन सा है, तो देखिए दोस्तों, ये वही पास है जो इंडिया ही नहीं वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है। क्या है? वर्ल्ड का सबसे ऊंचा वाला ये यातायात के लिए दर्रा है। तो इस जो हाईएस्ट मोटरेबल पास है, उन्होंने जो सविता महतो जी है उस पास में सफर करके पहली सोलो साइकिलिस्ट बन गई है, जो कि इस दुनिया के सबसे बड़े मोटरेबल पास में उन्होंने सफर किया है। ठीक है, एक बात और जानिए दोस्तों, हाल ही में जूनियर ओपन स्क्वॉश कंपटीशन हुआ था। कहाँ हुआ था बोलेगा तो 2022 को इसको जर्मनी में कराया गया था। ठीक है, किस कैटेगरी में कराया गया था? जूनियर में। तो अंडर 15 गर्ल्स में इसे कराया गया था, जिसमें हमारी भारत की एक टैलेंटेड प्लेयर अनहद सिंह ने पार्टिसिपेट किया था। और अनहद सिंह ने सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, इस प्रतियोगिता को उन्होंने जीतने में भी सफलता हासिल की है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि नेशनल रिकॉर्ड किनके नाम है वुमेन 3000 मीटर की रेस में, तो पारुल चौधरी के जी के नाम में ये रिकॉर्ड है। कितने मिनट का रिकॉर्ड है? तो 8 मिनट 57 सेकंड में इसको पाने का उनके नाम पे रिकॉर्ड है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि हमारी भारतीय टीम की कप्तान कौन है, तो सविता पूनिया जी भारतीय टीम की हॉकी की कप्तान है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि सविता महतो जी कौन है, ये एक साइकिलिस्ट है जो कि दुनिया के सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगर पास में इन्होंने सबसे अकेले जाके ट्रेवल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अगर बोलता है ये उमलिंगर पास कहाँ है, तो देखिए दोस्तों लद्दाख रेंज में ये इंडिया में ये पास है, जो कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर में स्थापित है। ठीक है, चलो इसी के साथ देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना कहाँ बनाई जा रही है? तो कहाँ बनाई जा रही है? मथुरा में इसे स्थापित किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये हमारे लिए आने वाले दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि जो हमारे रोड और ट्रांसपोर्टेशन के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने कई बार ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में भी बोल चुका है कि जो हम फ्यूल यूज करते हैं फॉसिल फ्यूल, उसको बहुत जल्द से जल्द हम फेस आउट करके उसको हटा के हमको जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो क्लीन एनर्जी है, उसमें जल्द से जल्द हमको जाना है। और उस क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो ये ग्रीन हाइड्रोजन है ये बहुत अच्छा सोर्स है। इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले दिनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। ठीक है, इसलिए समझते हैं हम कि ग्रीन हाइड्रोजन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन को जानने के पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअली में हाइड्रोजन है क्या। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या है? अब तक का सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट के साथ साथ होने के बाद हमारे पीरियोडिक टेबल का ये सबसे पहला एलिमेंट भी है। ठीक है, अगर बोलेगा ये लाइट है तो कितना लाइट है, तो देखो दोस्तों ये इतना लाइट है कि जो हाइड्रोजन है वो एयर से भी हल्का होता है। यही एक रीजन है जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है वो बहुत जल्दी उड़ के ऊपर चले जाता है। यही इसका रीजन है कि जो हाइड्रोजन है, जो अपना उसका प्योर फॉर्म H2 प्योर फॉर्म होता है, उस प्योर फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मिलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो H2 है वो एटमॉस्फेयर में मिलना उसका मुश्किल है, बहुत रेयर होता है। इसलिए अगर हमको ग्रीन हाइड्रोजन के लिए अगर हाइड्रोजन चाहिए तो हमको क्या करना पड़ता है? हमको हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो अब प्रोडक्शन कैसे करते हैं बोलेगा तो देखिए दोस्तों, जो हमारा पानी होता है, हमारा जो वाटर H2O होता है, उसमें जो H और O है, इसको
सेग्रीगेट किया जाता है, ठीक है, दोनों को सेपरेट किया जाता है। और फिर जो ये हाइड्रोजन होता है, इसी हाइड्रोजन को हम ग्रीन हाइड्रोजन में यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? फ्यूल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से H2O को, H और O को अलग अलग सेपरेट आउट किया जाता है, वो जो मेथड है, उसी मेथड के नाम में जो हाइड्रोजन है उसके अलग अलग टाइप्स हैं। तो कौन कौन से टाइप्स है बोलेगा तो देखिए दोस्तों, 3 इसके मेन टाइप है, जैसे ग्रे हाइड्रोजन, जैसे ब्लू हाइड्रोजन और है ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो ये पानी है उससे जैसे सेपरेट आउट किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग इसका टाइप है। तो ग्रे हाइड्रोजन क्या है बोलेगा तो देखिए दोस्तों, ये जो हाइड्रोजन है इसको सेग्रीगेट करने के लिए, इसको सेपरेट करने के लिए अगर हम फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल के एनर्जी का यूज करके इसको सेपरेट करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज क्या होती है कि जो ग्रे हाइड्रोजन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी एमिशन होता है, ठीक है। अब बोलेगा कि ब्लू हाइड्रोजन क्या है, तो देखिए दोस्तों, ब्लू हाइड्रोजन में भी हम फ्यूल के लिए फॉसिल फ्यूल ही यूज करते हैं, लेकिन इसमें जो बाय प्रोडक्ट निकलता है CO2, उस CO2 को हम क्या करते हैं? उसको इकट्ठा करके उसको कैप्चर करते हैं और कैप्चर करके स्टोर करते हैं, ताकि वो CO2 का क्लाइमेट में एमिशन ना हो और क्लाइमेट में कुछ उसका इफेक्ट ना हो, ठीक है। अब बोलेगा ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, तो देखिए दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है कि जो H2 है इसको H और O में सेग्रीगेट करने के लिए ये जो फॉसिल फ्यूल है इसकी जगह हम क्या करते हैं? इसके जगह हम क्लीन एनर्जी यूज करते हैं, क्लीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी यूज करते हैं, जैसे कि सोलार और विंड को यूज किया जाता है, जिसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं होता और जिसमें कुछ क्लाइमेट चेंज के लिए कोई कार्बन एमिशन नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाता है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, सबसे जरूरी क्या हो गया है? ग्रीन हाइड्रोजन हमारे लिए सबसे जरूरी हो गया है, ठीक है। अगर बोलता है कि ग्रीन हाइड्रोजन किस चीज के लिए यूज आता है, तो इसका सबसे ज्यादा यूज फ्यूल के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो सेल के लिए हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एक बात और देखो दोस्तों कि हाल ही में जो हमारे इंडिया का जो बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलार पार्क है, उसका शुभारंभ हो गया है। अगर बोलेगा कहां पे ये बना है प्लांट, तो देखिए दोस्तों, तेलंगाना में इसे बनाया गया है। कौन बनाया है बोलेगा तो तेलंगाना में NTPC रामागुंडम ने इसे बनाया है। अगर बोलेगा कितने मेगावाट का बना है, तो ये जो प्लांट है ये 100 मेगावाट का बनाया गया है, ठीक है। एक बात और जानिए दोस्तों, जो हमारी भारत सरकार है उसका जो सोलार से रिलेटेड पॉलिसी है, उसमें जो सोलार इंस्टॉलमेंट का टारगेट है वो क्या है, तो 2022 तक हमारी सरकार का टारगेट था कि 100 गीगावाट सोलार प्लांट इंस्टॉल किया जाए, और वहीं पे 2030 तक हमारा टारगेट है कि 300 गीगावाट सोलार प्लांट को एस्टेब्लिश किया जाए, ठीक है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ एस्टेब्लिश हो रहा है, तो ये यूपी के मथुरा में इसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। इस बात को रट लो दोस्तों कि जो किसमें एमिशन फ्री एनर्जी है, किसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होता है, तो ग्रीन हाइड्रोजन में एकदम क्लीन एनर्जी ये देता है, ठीक है। इस बात को रट लो दोस्तों कि हमारे देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलार पार्क कहाँ एस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो तेलंगाना में इसे एस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। चलो इसी के साथ देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, जून में जारी अधिकतम बेरोजगारी दर की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो कौन सा राज्य शीर्ष पर है, हरियाणा सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ शीर्ष पर है। तो बोलेगा कितना उसका परसेंट है, तो 30.6 अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में है। अगर बोलेगा सेकंड किसका है, तो राजस्थान का सेकंड रैंक है, 29.8% वहां पे बेरोजगारी दर है। अगर बोलेगा कि इंडिया में बेरोजगारी दर कितनी है, तो देखिए दोस्तों 7.80% इंडिया में बेरोजगारी दर स्थापित है,
ठीक है। अगर बोलेगा इसमें कि जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में कितना है, तो इस बार रूरल एरिया में 8.03% के साथ ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। किसके कंपैरिजन में? अर्बन के कंपैरिजन में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। अर्बन में कितना है बोलेगा तो 7.30% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ठीक है, ठीक है। एक चीज और देखिए दोस्तों, हाल ही ने जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने जो गरीब है, जो बेहद गरीब है, उसकी परिभाषा में थोड़ा परिवर्तन किया है। ठीक है, पहले क्या बोलती थी जो वर्ल्ड बैंक है, अगर कोई व्यक्ति एक दिन में पर डे अगर 145 रुपए से कम अगर कमाता है तो वो बेहद गरीबी के श्रेणी में आ जाता है। लेकिन उसको अपग्रेड करके अब वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 167 रुपए से अगर कम कमाता है, 167 रुपए से अगर कम कमाता है, तब वो बेहद गरीब के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, जो 167 पर डे है उसको हम अगर डॉलर में देखें तो $2.15 ये कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नया टॉपिक। ठीक है, एक अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो हमारी नई शिक्षा नीति है, उस पे एक सम्मेलन हुआ है। ठीक है, वो सम्मेलन कहाँ हुआ है बोलेगा तो जो हम उसका सम्मेलन है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ये कराया गया है। तो अगर बोलेगा क्यों कराया है, तो देखिए दोस्तों, जो हमारी नई शिक्षा नीति है जो 2020 में आई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या जरूरतें हैं, क्या चीज उसमें किया जा सकता है, उसमें कैसे तेजी लाई जा सकती है, इसलिए जो हमारे देश के जो व्यक्ति हैं, जो अच्छे पर्सनालिटीज हैं, जो पढ़ाई से रिलेटेड, जो एजुकेशन से रिलेटेड बुद्धिजीवी हैं, उन लोगों का सम्मेलन कराया गया है ताकि जो हमारी नई शिक्षा नीति है उस पर धार लाया जा सके। ठीक है, एक बात और पढ़ाई से रिलेटेड देखिए दोस्तों कि जो हमारा सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वो एक पोर्टल बनाई है। ठीक है, बोलेगा उस पोर्टल का नाम क्या है, तो परीक्षा संगम उस पोर्टल का नाम है। ठीक है, ये पोर्टल क्या चीज के लिए है बोलेगा तो देखिए दोस्तों, जो सीबीएसई है, सीबीएसई से रिलेटेड जो भी क्वायरी हो, जो भी इंस्ट्रक्शन हो या जो भी नोटिफिकेशन हो, सारे चीजों के लिए एक नया पोर्टल बना दिया गया है ताकि जो सीबीएसई है उसके लिए एक ही प्लेटफॉर्म हो, वन विंडो हो, वो क्या हो, परीक्षा संगम हो। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों। बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा कहां है, तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में है। कितने परसेंट के साथ? 30.6% के साथ सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो वर्ल्ड बैंक है वो जो नया डाटा लाया है बेहद गरीबी के लिए, वो कितने रुपए के नीचे वालों के लिए है, 167 पर डे रुपए बेहद गरीबी के तहत अंदर आते हैं। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों। नई शिक्षा नीति के लिए जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है, जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कराया गया है। सीबीएसई के पोर्टल का नाम क्या है, तो इस बात को रट लो दोस्तों, परीक्षा संगम इनके पोर्टल का नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, वित्तीय कार्यवाही बल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, टी राजा कुमार जी को नियुक्त किया गया है। टी राजा कुमार जी कौन है, ये भारतीय मूल के हैं, लेकिन ये हाल ही में सिंगापुर के नागरिक हैं। ठीक है, जिन्हें एफएटीएफ का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर बोलता है कि एफएटीएफ है क्या, तो देखिए दोस्तों, जो एफएटीएफ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर बोलेगा कौन कराया था इसकी स्थापना, तो देखिए दोस्तों, जो G7 है, जो वर्ल्ड की 7 रिचेस्ट कंट्रीज हैं, इनके इनिशिएटिव में इसे स्थापित किया गया था।
अगर बोलता है क्यों स्थापित किया गया था, तो सबसे पहले तो इसको स्थापित करने का सबसे बड़ा जो रीजन था वो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग में नजर बनाए रखने के लिए इसे बनाया गया था। लेकिन बाद में जब टेरर फाइनेंसिंग की गतिविधियां बढ़ी, तब टेरर फाइनेंसिंग पे भी नजर रखने का जिम्मा इन्हें दे दिया गया। ठीक है, अगर बोलते हैं जो FATF है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो देखिए FATF का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में स्थापित है। ठीक है, अगर बोलता है ये संदीप गुप्ता जी कौन है, तो देखिए दोस्तों जो संदीप गुप्ता जी हैं उनको हाल ही में जो गेल है उसका चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, गेल क्या होता है बोलोगे तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अगर बोलेगा कि जो गेल है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो देखिए दोस्तों 1984 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। क्या है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जिसको बाद में महारत्न कंपनी का स्टेटस भी दिया गया है। ठीक है, अगर बोलता है कि ये जो यार लैपिड जी हैं वो कौन है, तो देखिए दोस्तों यार लैपिड जी हाल ही में जो इजराइल के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अगर बोलता है फर्डिनेंड मैक्रो जूनियर जी कौन है, तो देखिए दोस्तों हाल ही में जो फिलीपींस कंट्री है उनके इनको राष्ट्रपति बनाया गया है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो हमारा FATF है उसका अध्यक्ष कौन बना है, तो भारतीय मूल के टी राजा कुमार को इनका अध्यक्ष बनाया गया है। अगर बोलता है गेल का अध्यक्ष को बनाया गया है, तो इस बात को रट लो दोस्तों, संदीप गुप्ता जी को गेल का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों, जो FATF है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस में उसका हेडक्वार्टर स्थापित है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे अगला प्रश्न। अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 की विजेता कौन रही हैं, तो कौन रही है, सिन्नी सेठी जी को इसका विजेता घोषित किया गया है। ये कहाँ के रहने वाली हैं बोलेंगी तो कर्नाटका प्रांत से ये संबंध रखती है। इनकी एक और खास बात यह है कि ये नृत्य में बहुत रुचि रखती है। कौन से नृत्य में रुचि रखती है, तो भारतनाट्यम में इनका खासा दिलचस्प है। अगर बोलता है जो भारतनाट्यम है वो कौन से राज्य का नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का ये नृत्य है। ठीक है, एक बात और देखो दोस्तों, अगर बोलता है कि केंटा जी ब्राउन जैक्सन जी कौन है, तो देखिए दोस्तों हाल ही में इनको जो अमेरिका है, USA है, उसका सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इनकी खास बात क्या है, तो देखिए दोस्तों ये अमेरिका की पहली अश्वेत महिला है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, एक बात और जानिए दोस्तों, अगर पूछता है कि अमेरिका में सबसे हाईएस्ट ग्रेड की ऑफिसर कौन है, अमेरिका में सबसे हाईएस्ट ऑफिसर वुमेन कौन रही है, जो अमेरिका है उसमें कौन सी महिला USA के सबसे हाईएस्ट पोस्ट के ऑफिस में पहुंची है, तो कौन पहुंची है, देखिए हाल ही में अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट की पद पे कमला हैरिस जी को बनाया गया है। ठीक है, जो कि अमेरिका के इतिहास में किसी महिला के लिए आज तक का सबसे बड़ा ऑफिशियल पोस्ट है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, जो कमला हैरिस जी हैं इनका संबंध इंडिया से भी है। इनकी जो माता जी हैं वो तमिलनाडु राज्य से नाता रखती थी। ठीक है, एक बात और जानिए दोस्तों, हाल ही में अभी क्या हुआ है, तो राज्यसभा चुनाव हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो राज्यसभा है उसमें से 1/3 जो मेंबर है, 1/3 मेंबर अभी रिटायर्ड होने वाले हैं। तो जो 1/3 मेंबर रिटायर्ड होने वाले हैं उसमें से दो मेंबर हमारे केंद्र के कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो राज्यसभा से रिटायर्ड होने वाले हैं, तो एक है मुख्तार अब्बास नकवी जी और दूसरे कौन है, तो दूसरे हैं RCP सिंह जी। ठीक है, तो अगर बोलता है कि मुख्तार अब्बास नकवी जी के पास कौन सा मंत्रालय था, तो इनके पास
अल्पसंख्यक मंत्रालय था। ठीक है, अगर बोलता है कि आरसीपी सिंह जी के पास कौन सा मंत्रालय था, तो इनके पास इस्पात मंत्रालय था। ठीक है, ठीक है, तो बोलेगा कि जब ये रिटायर्ड हो रहे हैं तो ये मिनिस्ट्री से भी रिजाइन कर रहे हैं, तो जो ये अल्पसंख्यक मंत्रालय है इसका मंत्री किन्हें बनाया जा रहा है, तो देखिए दोस्तों, कैबिनेट की मंत्री स्मृति ईरानी जी को इसका मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार दिया जा रहा है। इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया जा रहा है बोलेगा तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं उन्हें इस्पात मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। ठीक है, अगर बोलता है जो स्मृति ईरानी जी है वो ऑलरेडी कौन सा विभाग संभाल रही है, कौन सा मंत्रालय संभाल रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उसको स्मृति ईरानी जी पहले से ही देख रही हैं। अगर बोलेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कौन सा मंत्रालय पहले से देख रहे हैं, तो उड़ियन मंत्रालय, जो सिविल एविएशन का मंत्रालय है उसको ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पहले से संभाल रहे हैं। ठीक है, एक बात और जानिए दोस्तों, अगर बोलता है कि जो इंडिया है, इंडिया का यंगेस्ट स्पीकर कौन है अब तक के इतिहास का, तो देखिए दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं राहुल नर्वेकार जी, जिन्हें हाल ही में स्पीकर बनाया गया है, वो हमारे भारत के इतिहास में सबसे यंगेस्ट स्पीकर बने हैं। ठीक है, अगर बोलेगा कि ये स्पीकर जो है कौन से राज्य के हैं, तो ये महाराष्ट्र राज्य के पहले ये यंगेस्ट स्पीकर बनाए गए हैं। अगर बोलता है कि जो महाराष्ट्र है उसके सीएम कौन है, तो हाल ही में जो उद्धव ठाकरे जी हैं वो अपना रेजिग्नेशन दिए हैं, तो जो एकनाथ शिंदे जी को महाराष्ट्र का सीएम बनाया गया है। अगर बोलेगा महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है जो सीएम पद की शपथ दिलाया, तो देखिए दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि 2022 में मिस इंडिया वर्ल्ड किसे बनाया गया है, तो सिन्नी शेट्टी जी को बनाया गया है। इस बात को रट लो दोस्तों कि अमेरिका में पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है सुप्रीम कोर्ट की, तो जैक्सन जी को बनाया गया है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि अमेरिका में सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल कौन बनी है वुमेन की, तो कमला हैरिस जी बनी है, जो कि वहां की वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसका कार्यभार किन्हें दिया गया है, तो स्मृति ईरानी जी को दिया गया है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि हमारे देश का सबसे यंगेस्ट स्पीकर कौन है, तो राहुल नर्वेकार जी सबसे यंगेस्ट स्पीकर हैं। इस बात को रट लो दोस्तों कि महाराष्ट्र का नया सीएम किसको बनाया गया है, तो एकनाथ शिंदे जी को बनाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा वाणिज्यिक मिशन कौन सा था, तो कौन सा था, PSLV C53 इसका दूसरा वाणिज्यिक मिशन था। अगर बोलेगा कौन लॉन्च किया है, तो देखो दोस्तों, इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगर बोलेगा कहां से लॉन्च किया गया है, तो जो इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन है कहां है, श्रीहरिकोटा, वहां से लॉन्च किया गया है। कहां है श्रीहरिकोटा, तो आंध्र प्रदेश में ये स्थापित है। ठीक है, अगर बोलेगा इस रॉकेट में किस चीज को लॉन्च किया गया है, कौन से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, तो देखिए दोस्तों, इसमें सिंगापुर के 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगर बोलता है कि जो ये NSPI लिमिटेड जो है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है, ये क्या चीज है, तो देखिए दोस्तों, ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, ये जो इसरो है उसका एक कॉमर्शियल आर्म है। जो भी वाणिज्यिक से रिलेटेड इसरो के जो काम होते हैं उसको कौन संभालता है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड संभालता है। अगर बोलेगा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखो दोस्तों, 2019 में इसे स्थापित किया गया था। अगर बोलेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, एक बात और देखो दोस्तों, अगर बोलता है कि जो इसरो है, इसरो को कब स्थापित किया गया था, तो इसको हमारे आजादी के दिन 15 अगस्त को 1969 में इसे स्थापित किया था। अगर बोलेगा कौन इसके स्थापक है, कौन इसको स्थापित किए थे, तो जो विक्रम साराभाई
ये इसको स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका निभाए थे। ठीक है, अगर बोलता है जो इसरो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थापित है। अगर बोलता है जो इसरो है वो किस डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में इसरो अपना काम करता है। एक बात को याद रखिए दोस्तों, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है वो हमेशा ही हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंदर में डायरेक्ट आता है। अगर बोलता है जो इसरो है उसके अभी वर्तमान के चेयरमैन कौन है, तो एस सोमनाथ जी वर्तमान के इसरो के चेयरमैन है। ठीक है, एक बात और देखो दोस्तों, जो 2 जुलाई होता है, 2 जुलाई होता है उसको वर्ल्ड यूएफओ डे मनाया जाता है। ठीक है, अब बोलोगे यूएफओ होता क्या है, तो देखिए दोस्तों, तो यूएफओ का फुल फॉर्म अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये होता क्या है, तो देखो दोस्तों, हमारे स्पेस में कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि रहता है, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जिसको हम पहचान नहीं पाते कि वो एक्चुअली में है क्या, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बात देखो दोस्तों कि एक थ्योरी है, वो थ्योरी क्या बोलती है कि जैसे कि जो हमारा स्पेस है, जो हमारा यूनिवर्स है, उसमें जो सोलार सिस्टम के अंदर जो हमारा अर्थ है, उस अर्थ में लिविंग बींग्स है, ह्यूमन बींग है, तो कुल मिला के जो अर्थ है उसमें लाइफ प्रेजेंट है। तो थ्योरी बोलती है जैसे अर्थ में लाइफ प्रेजेंट है, वैसे ही यूनिवर्स में और भी कई सारे सोलार सिस्टम है, उसके अंदर और भी कई सारे अर्थ है जहां पे लाइफ पॉसिबल है। तो उसको वहां पे जो लोग रहते हैं वो हमारे लिए क्या हुए, उनको हम जानते नहीं है, इसलिए वो हमारे लिए एलियन हुए। तो जो हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग इसी दूसरे सोलार सिस्टम के एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जो हर साल 2 जुलाई होता है, उस 2 जुलाई को ये जो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है उसके अवेयरनेस के लिए इसे मनाया जाता है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि कौन से मिशन के तहत जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड था उसका सेकंड कॉमर्शियल मिशन था, तो PSLV C53 का सेकंड कॉमर्शियल मिशन था। अगर बोलेगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को कब स्थापित किया गया था, तो 2019 को इसको स्थापित किया गया था। इस बात को रट लो दोस्तों, इसरो को कब स्थापित किया गया था, तो 15 अगस्त 1969 को इसे स्थापित किया गया था। इस बात को रट लो दोस्तों, इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो एस सोमनाथ जी इसके वर्तमान के चेयरमैन हैं। इस बात को रट लो दोस्तों, वर्ल्ड यूएफओ डे कब मनाया जाता है, तो 2 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की पहली परीक्षण उड़ान किसने की है, तो किसने की है, DRDO ने इसका पहला परीक्षण किया है। ठीक है, अगर बोलता है कहां से किया है, तो देखो दोस्तों, एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज जो कि हमारे कर्नाटका में स्थापित है, वहां से इसे टेस्ट किया गया है। अगर बोलेगा कि एक्चुअली में है क्या, तो देखो दोस्तों, जो ये ऑटोनॉमस है इसका मतलब ये होता है कि ये बिना पायलट के ये टेक ऑफ भी कर लेता है और साथ में लैंडिंग भी ये बिना पायलट के कर लेता है। ये विमान किस चीज के काम आता है बोलेगा, तो ये विमान दोनों ही चीजों के चाहे वो बॉम्ब हो चाहे वो मिसाइल हो, दोनों ही चीजों को दागने के ये काम आता है। ठीक है, एक बात और देखो दोस्तों, अगर बोलता है जो DRDO है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर ये बोलेगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो देखिए दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अगर बोलेगा जो DRDO है उसका भी वर्तमान के चेयरमैन कौन है, तो वर्तमान के चेयरमैन इसके जो करंट के चेयरमैन हैं इसके जी सतीश रेड्डी जी इसके वर्तमान के चेयरमैन हैं। ठीक है, अगर बोलता है जो रक्षा मंत्रालय उसके मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, एक बात और देखो दोस्तों, एक इंडिया का तेजस विमान है। क्या है, एक इंडिया का विमान है जो कि हल्का लड़ाकू विमान है। ठीक है, जो कि
विमान है जो कि काफी समय से इंडिया ने खुद ही अपने बलबूते में इंडिजीनियसली टेक्नोलॉजी से इसको बनाया है, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो मलेशिया है, मलेशिया अपने स्क्वाड्रन में जो उनके विमान है वो बहुत आउटडेटेड हो गए, इसलिए नया विमान लेने की प्रयास में लगा हुआ है। इसीलिए जो मलेशिया है वो बहुत सारे अलग अलग कंट्री से जो लड़ाकू विमानों हैं उनका प्रपोजल मंगाया था। तो इंडिया से कौन से विमान का प्रपोजल भेजा गया था, तेजस के बारे में भेजा गया था। ऐसे ही चाइना और रशिया से भी कई विमानों के बारे में जानकारी दी गई थी। लेकिन फाइनली जो मलेशिया है उनको जो हमारी इंडिया की लड़ाकू विमान तेजस है वो उनको काफी पसंद आई है, और संभवतः बहुत जल्दी मलेशिया और इंडिया का इसमें जो कॉमर्शियल डीलिंग है वो हो सकता है कि जो तेजस है उसको बेचने की प्रक्रिया भी चालू हो सकती है। ये वन ऑफ द हमारे कंट्री के लिए वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट्स में से एक है, ठीक है। तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है उसको कौन किया है, तो डीआरडीओ ने इसे किया है। इस बात को रट लो दोस्तों कि डीआरडीओ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी जी इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, उड़ीसा को इनके कार्यान्वयन के लिए पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगर दोस्तों बोलता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है कब आया था, तो 2013 में इसे लाया गया था। अगर बोलेगा कि इसको क्यों लाया गया था, अगर बोलेगा इसको क्यों लाया गया था, तो देखिए दोस्तों जो हमारे देश का कंडीशन है, जो भूखमरी, जो भूख, जो हंगर का जो कंडीशन है वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में नहीं है, ठीक है। अभी लेटेस्ट की एक रिपोर्ट है 2021 की वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट। वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट क्या बोलती है कि 116 देशों में जो भारत का स्थान है वो 101 है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब भारत में जो भूखमरी है, जो हंगर है, उसकी परिस्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह है, ठीक है। तो यही सब चीजों को देखते हुए जो हमारी सरकार है पहल की है, और हमारी सरकार क्या की है कि 2013 में एक एक्ट लेके आई है। वो एक्ट ये बोलता है कि इस भारत के जो भी नागरिक है, जो भी निवासी है, उनको कम से कम जो बेसिक फूड है, कम से कम एक जो बेसिक अनाज है जो उनके जीवन यापन के लिए जरूरी है, उसमें उनका अधिकार है। और ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने हर नागरिक को कम से कम बेसिक फूड तो प्रोवाइड कर सके। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार क्या लेके आई है, 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आई है। उसके बाद लेकिन अभी 2022 में सरकार क्या कर रही है, सरकार की जो मंत्रालय है जो ये फूड सिक्योरिटी एक्ट को देखती है वो कौन सा मंत्रालय है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये पब्लिक जो मिनिस्ट्री है ये इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, कौन बेहतर कर रहा है, इसलिए ये रैंकिंग लेके आई है, ठीक है। तो इस रैंकिंग में जो उड़ीसा है अपने सबसे अच्छे कार्यप्रणाली के लिए इन्हें पहला स्थान दिया गया है, ठीक है। एक बात और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है ऐसा पहला स्टेट कौन सा है जो अपने नागरिकों को खाने का अधिकार दिया है, बेसिक फूड का अधिकार दिया है, तो देखो दोस्तों 2012 में जो छत्तीसगढ़ है वो स्टेट फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आई थी, जिसके तहत वो अपने नागरिकों को जो बेसिक फूड है वो मुहैया करा रही थी और अपने नागरिकों को बेसिक फूड लेने का अधिकार प्रोवाइड करी थी, ठीक है। एक बात और देखिए दोस्तों जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि एक होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है। तो अगर बोलेगा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब आया था, तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है वो 2007 में लाया गया था। एक बार फिर से इस बात को समझिए दोस्तों कि एक्ट और मिशन में डिफरेंस होता है। एक्ट क्या होता है, एक्ट हमारे संसद में एक प्रक्रिया के तहत पास किया जाता है,
और अगर वो पास हो जाता है और अगर कानून बन जाता है, मतलब उस चीज के लिए लोग बाध्य होते हैं, उस चीज के लिए सरकारें और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बाध्य होते हैं। लेकिन जो मिशन होता है वो मिशन सिर्फ एक गोल होता है, वो मिशन सिर्फ एक एम होता है जिसके तहत सरकार आगे बढ़ना चाहती है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी का मिशन कब आया था बोलेगा तो 2007 में आया था, और नेशनल फूड सिक्योरिटी का एक्ट कब आया था बोलेगा तो 2013 में इसे लाया गया था। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों कि हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, उपभोक्ता से रिलेटेड जो मंत्रालय है, वो क्या की है, तो जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो हमारे देश के होटल और रेस्टोरेंट्स हैं, वो लोग जो बाय डिफॉल्ट जो सेवा शुल्क लगाते थे उसको सही ना ठहराते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उन्होंने क्या बोला है कि हम जो ये सेवा शुल्क बाय डिफॉल्ट लगाते हैं उसको हम बैन लगाते हैं, और आगे से कोई भी रेस्टोरेंट और जो होटल्स हैं वो सेवा शुल्क बाय डिफॉल्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ग्रीवांस का जो मंत्रालय है उसके मंत्री कौन है, तो जितेंद्र सिंह जी इसके मंत्री हैं। उन्होंने हाल ही में अभी क्या किया है, तो हाल ही में उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में जो भी पब्लिक पर्सन है, जो भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में जो भी एकेडमिक एक्सीलेंस है, जो भी एकेडमिक एक्सीलेंस में तेज है, उनके लिए एक अवार्ड की स्थापना की है। तो वो कौन सा अवार्ड है, तो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे ये अवार्ड को स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को कार्यान्वयन करने के लिए सबसे पहला राज्य कौन है, तो उड़ीसा राज्य को सबसे बेस्ट राज्य माना गया है। ठीक है, अगर बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, तो पीयूष गोयल जी इस विभाग के मंत्री हैं। ठीक है, अगर बोलता है पहला नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब आया, तो 2007 में इसे लाया गया। एक्ट कब लाया गया, तो 2013 में लाया गया। इस बात को रट लो दोस्तों, अगर बोलेगा पहला स्टेट कौन सा है जो फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया है, तो ये छत्तीसगढ़ है जो कि 2012 में इसे लाया है। ठीक है, इस बात को अगर बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स कौन है, तो ये भी हमारे पीयूष गोयल जी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैं। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ग्रीवांस कौन है, तो जितेंद्र प्रसाद जी इसके मंत्री हैं। ठीक है, किनके नाम पे अवार्ड स्थापित किया गया है, तो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे ये स्थापित किया गया है। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक किस देश में सबसे अधिक शहरी आबादी होगी, तो सबसे ज्यादा किस में होगी, चाइना में सबसे ज्यादा शहरी आबादी होगी। दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा शहरी आबादी किसकी होगी बोलेगा तो दूसरे स्थान पर है भारत की। ठीक है, अगर बोलता है अभी भारत में अर्बन आबादी कितनी है, शहरी आबादी कितनी है, तो वर्तमान में 2022 में 48.3 करोड़ की आबादी है। ठीक है, अगर बोलेगा 2035 में कितनी हो जाएगी, तो 67.5 करोड़ की आबादी भारत के शहरी आबादी की हो जाएगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो जापान है इससे एक बहुत ही बुरी खबर आई है। क्या है वो खबर, कि जो वहां के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनकी हाल ही में गोली मार के अटैक करके उनकी हत्या कर दी गई है। ठीक है, अगर बोलता है कि अभी वर्तमान के जो जापान है उसमें वर्तमान के वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वहां के वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो कसीदे जी वहां के वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो चलिए इसी प्रश्न के साथ होता है आज का सेशन समाप्त। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते नए समसामयिकी के साथ। जय हिंद दोस्तों।